आज चैप्टर नंबर 13 अध्याय 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको हम संक्षिप्त में प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं। यद्यपि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं, लेकिन आज प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत कैसे हुई, अध्ययन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में आपको समझना आवश्यक है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि इतनी आसान और सरल नहीं है कि इसको अचानक से अध्ययन कर लिया जाए। इसके अध्ययन का क्रम बहुत पहले से प्रारंभ हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रीस्टले का प्रयोग, इसके पहले भी लोग हैं जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया है, लेकिन यहाँ शुरुआत हम करते हैं प्रीस्टले के प्रयोग से जो 1770 में किया गया था। प्रीस्टले ने सबसे पहले अध्ययन का क्रम स्टार्ट किया और ये बताने का प्रयास किया कि पौधों में कुछ ऐसी क्रिया होती है। उस क्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से तो नहीं बता पाए, लेकिन थोड़ा बहुत इन्होंने जो बताया है, जिस भी वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो भी समय समय पर बताया है, वह अपने में अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण प्रकृति की एक ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें पौधे भोज्य पदार्थ को ही नहीं बल्कि प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं और बदले में वायुमंडल की प्रदूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जैसा कि आपको प्रकाश संश्लेषण की समीकरण में पहले ही समझा दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में पौधे कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। जब कुछ भी नहीं पता था तब अध्ययन शुरू किया गया। प्रीस्टले के प्रयोग से शुरुआत हम करते हैं। ये प्रयोग आपके सामने बना है। क्या किया गया? 1770 में इन्होंने इस प्रयोग को परफॉर्म किया था और बताया था कि एक बेलजार ले लिया जाए और उस बेलजार में एक मोमबत्ती को जला दिया जाए, कैंडल जला दी जाए। कुछ ही समय बाद ये कैंडल बुझ जाती है। इस डायग्राम में आप जलती भी मोमबत्ती देख सकते हैं और इसमें मोमबत्ती बुझी हुई है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर मोमबत्ती से कोई ऐसी गैस निकली है जिसके कारण इसको जलने में दिक्कत हो रही थी और थोड़े ही समय में ये बुझ गई। कौन सी गैस थी, क्या थी, अभी कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद इसी तरह से इन्होंने क्या किया, एक चूहा जो जीवित था इसको बेलजार में ढक दिया। कुछ समय बाद देखा कि चूहे की भी मृत्यु हो जाती है। इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने और आगे बढ़ाया कि बेलजार में आगे क्या किया, इन्होंने बेलजार के अंदर मोमबत्ती जला दी, साथ में एक पौधा रख दिया और पौधे के बारे में जो उन्होंने लिया था, कोई भी पौधा आप ले लें, लेकिन उस समय पुदीने का पौधा लिया था। पुदीने का पौधा लिया था और साथ में एक चूहा भी रखा था। देखा कि ना तो मोमबत्ती बुझी ना ही चूहा मृत हो पाया। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अभी तक क्या था, यहाँ पर मोमबत्ती बुझ गई थी, चूहा भी मर गया था, लेकिन इस प्रयोग में ना तो मोमबत्ती बुझती है ना ही चूहे की मृत्यु होती है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर पुदीने का पौधा, एक पौधा रख दिया गया था। इससे निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब पौधे में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये वातावरण को शुद्ध कर दिया है। वातावरण यहाँ पर शुद्ध हुआ है, जिसके वजह से दूषित वायु को शुद्ध होने की वजह से ये चूहा नहीं मरा और ना ही मोमबत्ती बुझी। तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकाला कि पौधों का कोई न कोई योगदान होता है। जब ये प्रयोग किया गया तो उस समय फिर प्रयोगों की एक
सीरीज चालू हो गई, एक अध्ययन क्रम शुरू हो गया। उसके बाद फिर क्या है, जॉन एंजनहाउस, जिसको कल भी आपको बताया था, जॉन एंजनहाउस ने इन्हीं का प्रयोग, प्रिस्टले के बारे में आपको बताया था कि प्रिस्टले ही ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। ऑक्सीजन गैस को सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था। जॉन एंजनहाउस ने इसी प्रिस्टले के प्रयोग को थोड़ा सा तरीका बदल करके फिर समझाने का प्रयास किया। यहाँ इन्होंने क्या किया, ठीक यही एक्सपेरिमेंट किया कि एक बेल जार के अंदर जलती मोमबत्ती, चूहा और एक पौधे को रखा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने अंधकार में रखा, अंधेरे में रखा। यही एक्सपेरिमेंट है, लेकिन अंधेरा था, प्रकाश नहीं था, पौधा भी था, मोमबत्ती भी जल रही थी, चूहा भी था, लेकिन थोड़ी देर बाद मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी मृत हो गया। अब इनके दिमाग में एक अध्ययन का आगे अगला रूप क्या आया, इसका मतलब क्या हुआ, वास्तव में पौधा जरूर वातावरण को शुद्ध करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह क्रिया केवल दिन में ही होती है। दिन में ही वातावरण को शुद्ध कर पाते हैं, क्योंकि जब प्रकाश में इसको रखा, पौधा साथ में था, चूहा भी था, मोमबत्ती भी जल रही थी, मोमबत्ती भी जलती रही, चूहा भी जीवित रहा प्रकाश में। लेकिन अंधकार में इसी को रख देने के बाद इसका उल्टा हो गया, चूहे की मृत्यु हो गई और मोमबत्ती भी बुझ गई। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो भी घटना हुई है, वातावरण का शुद्धिकरण ही मान लेते हुआ है, वो प्रकाश में ही होता है। अब देखिए, धीरे धीरे जिस वैज्ञानिक ने जितना भी बताया, भले ही थोड़ा बताया था, लेकिन जिसने जितना बताया था वो सत्य था। अब एक बात और जुड़ गई कि इसका मतलब जो भी क्रिया इसमें होती है उसमें प्रकाश जरूरी है, क्योंकि प्रकाश ना होने की वजह से पौधा भी था, सब कुछ वही स्थिति थी, केवल यहाँ अंधकार था, यहाँ प्रकाश था। प्रकाश में चूहा जीवित रहता है, मोमबत्ती जलती रहती है, लेकिन अंधकार में चूहा मर जाता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। इसका मतलब पौधे में जो भी परिवर्तन होता है या पौधा जो भी कर रहा है वह प्रकाश में कर पाता है। तो प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट में जॉन एंजनहाउस ने इसको थोड़ा और बढ़ाया। इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। एक जली पौधा, जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं, जली पौधे होते हैं, उसमें एक अच्छा उदाहरण आपको हाइड्रिला का बताया था। हाइड्रिला कोई विदेशी पौधा नहीं है, अपने ही क्षेत्र के तालाबों में जल में पूर्णतया डूबा रहने वाला, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, बड़ा घना होता है, लेकिन जल में पूर्णतया डूबा रहता है। अर्थात हाइड्रिला का पौधा जल निमग्न पौधा है, जिसे हम सबमर्ज्ड प्लांट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक जली पौधा ले लिया, इस जली पौधे को कुछ नहीं किया इन्होंने, जली पौधे को प्रकाश में तेज धूप में रखा और फिर उसी को उठाकर अंधकार में रख दिया। अपने ही एक्सपेरिमेंट को और सुधारने के लिए और क्लेरिफाई करने के लिए इन्होंने देखा कि जब इस जली पौधे को प्रकाश में तेज धूप में रखा जाता है तो पूरे क्षेत्र से, पौधे के पूरे एरिया से, जहाँ भी उसका हरा भाग था, वहाँ पर गैस के बबल्स, गैस के बुलबुले निकलते हैं। बुलबुले का मतलब हुआ कि वहाँ पर कोई गैस निकल रही है। और अंधकार में जब रख दिया तो कोई भी गैस नहीं निकली। अब इन्होंने और क्या सुधार किया, एक तो पता चल गया लाइट जरूरी है, प्रकाश में ही क्रिया होती है। दूसरा और क्या कंफर्म हो गए कि कोई गैस निकलती है, कोई गैस निकल रही है। अभी भी ये नहीं पता है कि गैस कौन सी है, लेकिन ये ज़रूर प्रमाणित हुआ कि पौधे जो भी क्रिया करते हैं, अभी हम ये भी नहीं कह सकते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जो भी क्रिया पौधे करते हैं उसमें गैस निकलती है। यहाँ पर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, प्रयोग को और आगे बढ़ा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में और जानकारी हुई। फिर तीसरे आ गए एंटोनी लेवोजियर 1785, यहाँ 1770 से स्टार्ट हुआ था, बीच में और सारे कई एक्सपेरिमेंट हैं, लेकिन 15वें साल फिर एंटोनी लेवोजियर और थोड़ा आगे बढ़े और इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं
और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। जो अभी तक ये नहीं कन्फर्म हो पाया था कि निकली हुई गैस कौन सी है, या पौधे जो गैस लेते हैं जिससे वातावरण शुद्ध होता है वह कौन सी गैस है। अब प्रयोग और सारे बढ़ाते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बस इनका नाम लेना जरूरी है कि एंटोनी लेवाजियर ने 1785 में अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताने का प्रयास किया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। और ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर आगे बहुत दिनों तक ये अध्ययन चलता रहा। फिर उसके बाद आए जूलियस साक्स। जूलियस साक्स ने 1854, देखिए कितना गैपिंग है, बीच के और सारे एक्सपेरिमेंट हैं। 1854 में बताए कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान शर्करा का निर्माण करते हैं। शर्करा का मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और जो बना हुआ ग्लूकोज या स्टार्च होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट होता है, वह स्टार्च के रूप में पौधों में संचित रहता है। ये इतना बताया इन्होंने। इनका भी अपना एक्सपेरिमेंट था जिसके आधार पर इन्होंने बताने का प्रयास किया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में शर्करा का निर्माण करते हैं, और बनी हुई शर्करा, जैसे आप ग्लूकोज का सूत्र लिखते हैं C6H12O6, ये शर्करा का ही रूप है, भले इसको हम ग्लूकोज कहते हैं लेकिन शर्करा ही है। इस तरह से ये बताया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में शर्करा का निर्माण करते हैं और यह शर्करा स्टार्च के रूप में संचित होती है। पौधे के द्वारा बना हुआ जो भी उत्पाद हम लोग खाते हैं वो ऊर्जा के लिए खाते हैं, और वह उत्पाद जड़ों में, फलों में, पत्तियों में, तनों में, सभी जगह एकत्रित होता है। जहाँ पर फलों में एकत्रित है उन फलों का हम सेवन करते हैं, जहाँ जड़ों में एकत्रित है वहाँ जड़ों का सेवन करते हैं, जहाँ पत्तियों में भोज्य पदार्थ संचित है उनकी पत्तियों को खाते हैं। तो इस तरह से संचित भोज्य पदार्थ का हम लोग उपभोग करते हैं, स्टार्च के रूप में संचित होता है, यहाँ इन्होंने ये बताया। फिर उसके बाद अगले वैज्ञानिक का नाम आता है जूलियस रॉबर्ट मेयर। इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बताई कि पौधे प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त होने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का प्रकाश। प्रकाश की ऊर्जा से ही दुनिया के सारे जीव जंतु ऊर्जान्वित होते हैं, और प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने का डायरेक्ट जो अधिकार है प्रकृति ने केवल पेड़ पौधों को दे रखा है। हम लोग भी सौर ऊर्जा का उपभोग करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। आप सभी ने सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियाँ, सौर ऊर्जा से जलने वाले लाइट, ये सब देखा होगा। सूर्य की ऊर्जा का उपभोग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पौधे तो सदियों से सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपभोग करते हैं। हमने बताया था कि सूर्य का जो ऊर्जा आता, कितने वाट आती है, ये सब बता चुके हैं आपको। उसमें कितने वाट वापस चली जाती है, कितना पहुंचती है, और बताया था कि परसेंटेज में अगर बात की जाए तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है उसका केवल 2 से 5% ही पौधे उपभोग में लाते हैं। केवल 2% के उपभोग से पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। आप जान लीजिए अनंत क्षेत्र में फैली हुई सूर्य की ऊर्जा में कितनी ऊर्जा होगी, सूर्य के प्रकाश में कितनी ऊर्जा होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मात्र उस सूर्य की ऊर्जा को, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, उसका 2 से 5% उपभोग करके पूरे विश्व को भोजन दे रहे हैं। चाहे वो मांसाहारी प्राणी क्यों न हो, वह भी पेड़ पौधों पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है। जैसे मान लिया कोई मांसाहारी प्राणी है, वो मांसाहारी प्राणी है तो शाकाहारी को खाएगा। शाकाहारी को जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों या वनस्पतियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। शाकाहारी प्राणी पेड़ पौधों से भोजन के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करते हैं और फिर उनको मार करके मांसाहारी प्राणी भोजन के लिए उनको मारते हैं और ऊर्जा ग्रहण करते हैं। शाकाहारी प्राणी खत्म हो जाएंगे तो मांसाहारी प्राणियों का अस्तित्व भी नहीं बच सकता। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मांसाहारी प्राणी भी पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उपभोग करके उस प्रकाश ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, ये इन्होंने रॉबर्ट मेयर ने बताया। देखिए क्या क्या चीज़ें धीरे धीरे करके पता चलती गई कि पौधों में कोई परिवर्तन, कोई गैस निकलती है जिससे वातावरण शुद्ध होता है। प्रारंभ में यही पता चला, फिर पता चला कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही क्रिया करते हैं, फिर पता चला कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं, फिर पता चला कि पौधे केवल गैस ही नहीं निकालते हैं, ना ग्रहण करते हैं, बल्कि भोज्य पदार्थ का निर्माण भी करते हैं। और फिर पता चला कि ये भोज्य पदार्थों का निर्माण प्रकाश के द्वारा करते हैं। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला जो एक प्रयोग महत्वपूर्ण है, बहुत सारे और हैं, इसको जरूर समझ लीजिए। नाम है T.W. एंजलमैन। इनका प्रयोग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना है। जैसे आप प्रकाश को देखते हैं, लाइट का कोई कलर समझ में नहीं आता, किस कलर को हम बोल दें। बल्ब जलता जैसे लगता पीला प्रकाश है, जैसे CFL या LED जलता जैसे लगता व्हाइटनेस है, लेकिन वास्तव में प्रकाश में 7 रंग छिपे होते हैं। 7 रंगों का प्रकाश होता है, और यदि आप 7 रंगों को देखना चाहें तो बड़ा आसान सा है इसे देखना। आप कोई प्रिज्म ले लीजिए। प्रिज्म सभी लोग जानते हैं, मोटा ग्लास का होता है। प्रिज्म का नाम सुना होगा, देखा भी होगा। प्रिज्म को लेते हैं और इस तरह के कुछ बनावट होती प्रिज्म की। प्रिज्म या मोटा कांच भी ले लीजिए। यहाँ पर आप प्रकाश को प्रिज्म से गुजार दीजिए। प्रकाश को हमेशा एरो से बनाते हैं, एरो तीर। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारिए। प्रिज्म समझ रहे हैं ना, ग्लास का, मोटे ग्लास का टुकड़ा होता है, इस प्रिज्म से गुजार दीजिए। गुजारने पर आप पाएंगे, आप ये प्रयोग स्वयं आप कर सकते हैं, कि प्रकाश अकेला एक ही रंग का नहीं है। प्रकाश में देयर आर 7 कलर्स, 7 रंग, और जिस क्रम से हम बताने जा रहे हैं उसी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। 7 रंग युक्त होता है प्रकाश। तो इस तरह से 1 2 3 4 5, ये 6वां और ये 7वां। अब 7 रंगों के बारे में आपने फिजिक्स में हाई स्कूल स्तर पर भी पढ़ा होगा। इन 7 रंगों का हम इनिशियल V पहला रंग, I दूसरा रंग, B VIB, GYOR, विबग्योर VIB GYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। दीज आर द 7 कलर्स। प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश ये स्पेक्ट्रम के 7 रंगों को अलग अलग कर देता है। ये 7 रंग हो गए, जिनको हम हिंदी में बैनी आह पीनाला ऐसे कहते हैं। बैनी आह पीनाला सुना होगा नाम, हम लोग का हाई स्कूल स्तर पर टीचर यही पढ़ा देते थे। विबग्योर के बजाय बै से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। वैनी आह पीनाला, यहीं पर हम इसको लिख देते हैं VYB GYOR। विबग्योर माने 7 रंगों के नाम का पहला अक्षर। क्या किया इन्होंने, प्रकाश के रंगों पर ये गए। धीरे धीरे जैसे जैसे अध्ययन क्रम आगे बढ़ता गया और उसमें गहराई आती गई। अब प्रकाश के रंगों पर इन्होंने सोचा कि रंगों पर देखा जाए कि क्या रंग का भी प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, ये प्रकाश को स्पेक्ट्रम से गुजार दिया और क्या किया, एक शैवाल होती है जिसका नाम होता है क्लोरेला। क्लोरेला बड़ी ही महत्वपूर्ण शैवाल है। ग्रीन एल्गी, हरी शैवाल के अंतर्गत आता है क्लोरेला। क्लोरेला का पौधा एक कोष की होता है। क्लेमाइडोमोनास भी एक कोष की शैवाल है। जैसे जंतुओं में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आप पढ़ते हैं, एक कोष की हैं, वैसे क्लेमाइडोमोनास,
क्लोरेला शैवाल भी एक कोशिकीय है। क्लोरेला शैवाल इतनी महत्वपूर्ण शैवाल है कि इसका कई जगह पर रिसर्च में अध्ययन किया जाता है। तो क्या किया गया, पानी में क्लोरेला के साथ ऑक्सी बैक्टीरिया को लगा दिया और देखा कि क्लोरेला शैवाल सबसे ज़्यादा देखा गया कि जहाँ पर नीले रंग की लाइट थी और यहाँ पर लाल रंग की लाइट थी, यहाँ पर यह जीवाणु, क्योंकि ऑक्सी बैक्टीरिया रखा गया था, ऑक्सीजन पाने के लिए यहाँ पर ही लाल रंग और नीले रंग के पास इकट्ठा हो गए। लाल और नीले रंग के पास इकट्ठा हो गए क्योंकि ऑक्सी बैक्टीरिया था। इस प्रकार से ये पता चला कि वास्तव में जो ऑक्सीजन निकलने की दर है वह नीले और लाल रंग के पास सर्वाधिक है। इससे प्रमाणित होता है कि लाल और नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बड़ी तीव्रता के साथ होती है। ग्रीन में क्यों नहीं होती है? पत्तियों का रंग भी ग्रीन है और अगर ग्रीन रंग भी जा रहे हैं तो वो ग्रीन रंग क्या होगा, परावर्तित होगा, ग्रीन पे ग्रीन नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में होती है। इस तरह से इस प्रयोग से यह भी पता चल गया कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रकाश में छिपे हुए रंगों पर भी संबंध होता है और इस संबंध के आधार पर बताया कि लाल रंग में और नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होती है, तेज होती है। ये दोनों रंग बहुत ही उत्तरदायी होते हैं। इस तरह से आज आपने प्रकाश संश्लेषण का इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके बारे में जानकारी हासिल की कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अध्ययन करने में कुछ महत्वपूर्ण, और बहुत सारे लोग हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगों को रखा और आपने देखा कि हर एक प्रयोग में कोई न कोई नई बात लागू होती है, कोई न कोई नई बात निकल के आती है। और ख़ास बात यह है कि जिस वैज्ञानिक ने एक ही पॉइंट बताया हो वो आज भी सत्य है। और आज जब प्रकाश संश्लेषण का पूरा अध्ययन किया जा चुका है तो ये पता लगाया जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य का प्रकाश या सनलाइट तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में पौधे कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इस तरह से अब अध्ययन के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट बनता है और जल के द्वारा ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस तरह से आज के इस क्लास में आप सभी ने प्रकाश संश्लेषण की प्रारंभिक जानकारी या इसके इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। इसे आप इसी क्रम में अपनी कॉपी पर अवश्य लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।